देखो बच्चों, एक कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू करती है। कंपनी को अपने डिबेंचर रिडीम करने में, टॉपिक ले रहा हूं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो मैं टॉपिक ले रहा हूं ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है। इट इज अ टॉपिक ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। फिर मैं इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी लूंगा बच्चों, तो ये भी मेरा कॉलेज में नहीं हुआ था। देखिए अब कॉर्पोरेट में रिडेम्पशन और डिबेंचर्स ले रहा हूं। देखिए बच्चों, जो कंपनी है डिबेंचर्स इशू करती है। कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो क्या एंट्री होती है? थोड़ी सी इशू ऑफ डिबेंचर की बात करनी पड़ेगी। डिबेंचर इशूड बाय कंपनी एट पार। डिबेंचर इशूड बाय कंपनी एट पार। इसका बच्चों जवाब आता है फेस वैल्यू 100, इंटरेस्ट रेट 12%। डिबेंचर इशूड बाय कंपनी एट पार, फेस वैल्यू 100 है और इंटरेस्ट रेट 12% है। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू 12% डिबेंचर्स। यहां पर हम परसेंटेज भी लिखते हैं, टू 12% डिबेंचर्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स, ये 100 आ जाएगा। फेस वैल्यू 100 आ गया। इसमें बच्चों जो रूल है हमारा, ये रूल लग गया A+ और L+। अब आप कहेंगे ये रूल क्या है? देखिए बच्चों, जो रियल, पर्सनल और नॉमिनल के रूल है, 3 गोल्डन रूल्स, वो सबको पता है। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। एक बच्चों 4th रूल है, इसको मॉडर्न रूल भी बोल देते हैं, अमेरिकन रूल भी बोल देते हैं। असेट प्लस, प्लस का मतलब इंक्रीज, डेबिट। असेट माइनस डिक्रीज, क्रेडिट। लायबिलिटी प्लस इंक्रीज, क्रेडिट। लायबिलिटी माइनस डिक्रीज तो डेबिट। ये रूल हम लगाते हैं बच्चों रियल एंड पर्सनल अकाउंट की जगह पे। ये जो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर है, वो रूल भी लगता है और ये भी लगता है। ये उससे ज्यादा बढ़िया लगता है। इसको मॉडर्न रूल बोलते हैं बच्चों। ऐसा कहते हैं कि जो बहुत लंबी रेस अकाउंट्स में जाना चाहता हो ये रूल लगाए, ये ज्यादा बढ़िया रूल है। रियल एंड पर्सनल का भी बाप है, ये बहुत बढ़िया रूल है ये। अब जैसे आप यहां पर कहेंगे ये रूल कैसे लग रहा है, देखिए बैंक अकाउंट हमारे लिए एसेट होता है। बैंक अकाउंट हमारे लिए एसेट है, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ये देखिए A+ असेट, ए मतलब असेट, पहला वर्ड ले लिया, असेट प्लस डेबिट। और मेरा डिबेंचर कर्जा है। आपको याद है जो पहले दिन मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास ली थी, तो वहां पे आया था नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म में डिबेंचर L+ है। तो जब लायबिलिटी प्लस होती है तो क्या होती है, ये देखिए, लायबिलिटी प्लस होती है तो क्रेडिट होती है, ये लिखा है। तो जब बच्चों लायबिलिटी प्लस होगी तो क्रेडिट होगी, लायबिलिटी माइनस होगी तो डेबिट होगी। इसलिए मैंने ये रूल ले लिया यहां पर। अब बच्चों इसके बाद आता है अगली एंट्री, इश्यू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट। इंटरेस्ट रेट है 9%, फेस वैल्यू 100, और जो बच्चों डिस्काउंट है फेस वैल्यू 100 है और जो डिस्काउंट है मान लीजिए 10% है।
बच्चों जो डिस्काउंट होती है ये कैपिटल लॉस होती है, डिस्काउंट इज अ कैपिटल लॉस। तो मैंने इसकी एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स, टू 9% डिवेंचर्स। डिवेंचर्स बच्चों 100 आ गए। बैंक जो है, बैंक बेटा 10% काटने के बाद 90 आ गया, डिस्काउंट 10 आ गया। इसमें जो रूल लगेगा बच्चों, वो रूल लगेगा, इसमें जो रूल लगेगा वो लगेगा ए प्लस असेट प्लस डेबिट हो गया। डिस्काउंट इज कैपिटल लॉस, इसको लॉस बोलते हैं, कैपिटल नेचर का लॉस है, बार बार नहीं होता। इसको बैलेंस शीट के एसेट्स में ले जाएंगे, ग्रेजुअली राइट ऑफ करते हैं। और डिबेंचर्स में रूल लग गया लायबिलिटी प्लस। ये रूल मैं बार बार सब मैं अपने बच्चों को बोल रहा हूं, प्लीज ये रूल ब्रह्मास्त्र है, इसको ध्यान रख लीजिए, बिल्कुल भी टफ नहीं है। यदि आपकी एसेट बढ़ रही है तो डेबिट करो, अपने माइंड में बैलेंस शीट रख लो। एसेट बढ़ेगी तो डेबिट करो, एसेट कम होगी तो क्रेडिट करो। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करो, लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट करो। अभी मैं आपको रिडेम्पशन और डिबेंचर सिखाऊंगा, तो उसमें आप जानते हैं कि जब डिबेंचर्स रिडीम करेंगे तो लायबिलिटी कम होगी, तो आप देखना डिबेंचर्स डेबिट होंगे जब मैं रिडीम करूंगा। अभी मैं रिडेम्पशन ही शुरू करने वाला हूं, लेकिन मैं थोड़ी बेसिक बात कर रहा हूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अब बच्चों जी, यहां देखिए, अब आता है यहां पर, यहां पर बैंक अकाउंट इज एन एसेट, डेबिट होगा। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर is a loss of capital nature, generally huge amount. So it is gradually written off. इसको हल्के हल्के राइट ऑफ करते हैं, इट इज ग्रेजुअली रिटन ऑफ। Exhausted amount, remaining amount is shown to, remaining account balance of discount is shown in asset side. Heading है other non current assets, other non current assets, other non current assets, अदर नॉन करंट एसेट्स में इसको शो करें। डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी शोन टू लायबिलिटी साइड, ये है बच्चों। डिबेंचर जो है ये लायबिलिटी साइड में आएगा, डिबेंचर विल कम टू लायबिलिटी साइड। ये मैंने एंट्री बताई। अब एक तीसरी बात है, तीसरी पॉसिबिलिटी, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। सपोज इंटरेस्ट रेट है 9.5%, फेस वैल्यू 100, फेस वैल्यू है बच्चों 100,
फेस वैल्यू 100 और प्रीमियम ऑन इशू है 15% ऑफ फेस वैल्यू। इसकी बच्चों एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 115 टू 9.5% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 9.5% डिबेंचर्स 100 के है, प्रीमियम 15 का है। अब आता है सर इसकी जो रूल है ये क्या रूल लगेंगे? देखिए बच्चों रूल ऐसे लगेंगे, बैंक में लगेगा A+, असेट बढ़ जाएगी, आप बैंक को अपनी असेट में लिखोगे, बैंक बैलेंस इज एन एसेट। इतनी सिंपल बात आपको समझ आ रही होगी। डिबेंचर इज लायबिलिटी प्लस, लायबिलिटी बढ़ रही है। सिक्योरिटी प्रीमियम इज प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। सिक्योरिटी प्रीमियम जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। सिक्योरिटी प्रीमियम is included in balance sheet under the heading reserves and surplus. Security premium is included in the balance sheet under the heading reserves and surplus. ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। जी अब बच्चों आगे आता है और चीज इसमें बच्चों आप एक चीज समझो, डिबेंचर्स का रिडेम्पशन एक कंपनी कैसे करेगी। एक बात समझाता हूं, अपने दिमाग में इसको बिठाना है कि रिडेम्पशन कैसे होगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 1/4/15 को एक्स लिमिटेड issued ₹20 lakhs debentures, 9% interest at par, and bought building with that money. Bought building with that money. इस पैसे से बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है। अब बच्चों एक्स लिमिटेड ने बिल्डिंग खरीद ली, इस पैसे की ये पैसा वहां चला गया। डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड after 5 years on 31st March 2020, 31 मार्च 2020 जी। एक्स लिमिटेड ने 20 लाख के डिबेंचर्स खरीदे। इंटरेस्ट इज पेड एवरी ईयर, on 31st March. Interest is paid every year on 31st March. इंटरेस्ट बच्चों एवरी ईयर 31 मार्च को हम पे कर रहे हैं। अब सवाल आता है 31 मार्च 2020 को डिबेंचर्स को जब वापस करेंगे कहां से पैसा आएगा भाई? जरा इसको फील करना है अपने दिमाग में। पढ़ाई को बच्चों तभी मजा है
जब दिमाग में सोचे, जरा एक एंट्री करते 1/4/15 की, बैंक अकाउंट डेबिट 12% डिबेंचर्स, ये थे बच्चों 20 लाख नहीं, आई थिंक 9 थे, 9 लाख रुपए के इशू। इसके बाद 1/4/15 को ही बच्चों, इस पे देखिए रूल क्या लगा, फिर से रूल लगाना सीखिए मेरे बच्चों, आपको मजा आ जाएगा। ए प्लस लायबिलिटी प्लस, असेट बढ़ गई और लायबिलिटी बढ़ गई। 1/4/15 को हमने एक बिल्डिंग खरीद ली, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 20 लाख की, मनी received from debentures invested, money received from debentures invested in building, cash is exhausted, ये वाला कैश बिल्डिंग में चला गया। आफ्टर 5 years company needs, after 5 years ठीक है विपिन पंत, मैं पीडीएफ शेयर कर लूंगा बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है विपिन। आफ्टर 5 years कंपनी नीड्स 20 lakhs cash to be given back to debentures, from where cash will come, from where cash will come। ये बच्चों एक प्रॉब्लम है, इसका जवाब है मोस्ट ऑफ द टाइम amount of 20 lakhs is arranged each year in part from PL account, from profit earned। देखो बच्चों, जब हम कर्जा लेकर बिजनेस की कोई एसेट्स खरीदते हैं, हम कर्जा लेते हैं और बिजनेस की कोई एसेट्स खरीदते हैं, तो हम उस एसेट को बेच के कोई कर्जा चुकाते हैं। आप एक दिमाग में एक चीज लाओ, आपके पापा ने घर खरीदा, हिम्मत दिखाई, घर खरीदा और कर्जा लिया, तो कर्जा घर बेचकर चुकाएंगे तो घर खरीदा ही क्यों भाई? यदि कर्जा घर बेचकर चुकाएंगे तो घर खरीदा ही क्यों मेरे बच्चों? कर्जा चुका, घर तो हम यूज करेंगे, आप लोग रहेंगे, पेरेंट्स रहेंगे, घर का पैसा पापा कमा कर चुकाएंगे। तो ये जो पापा वाला लॉजिक है, ये जो घर का लॉजिक है, ये आप कंपनी पे लगाओ, ये आप घर पे लगाओ। पापा वाला लॉजिक है, जो घर वाला लॉजिक है, ये कंपनी पे लगाओ। मैंने इस एग्जांपल में लिया, कंपनी ने 20 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे, कंपनी ने 20 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे, पैसे को बिल्डिंग में लगा दिया। मैंने जान के बच्चों ऐसा एग्जांपल बनाया, मैंने जान के ऐसा एग्जांपल बनाया, पैसे को बिल्डिंग में लगा दिया, पैसा एग्जॉस्ट हो गया, पैसा एग्जॉस्ट हो गया। अब सवाल यह आता है वापिस कैसे किया जाए? रिटर्न आफ्टर 5 years,
ऐसे कहां से कैश आएगा भाई 20 लाख का? 20 लाख एग्जॉस्ट हो गए। अब इसका एक जवाब है, आप ऐसे समझ लो, रफली 20 लाख अपॉन 5 ईयर्स 4 लाख। कंपनी शुड अरेंज एंड स्पेयर each year an amount close to 4 lakhs from net profit earned, so that from net profit earned, so that at the end of year 5 rupees 20 lakhs can be accumulated and return to debenture holder. ये एक रफ आइडिया है। हो सकता है ये अमाउंट आगे 4 लाख से कम भी हो जाए, क्योंकि कंपनी इसको इन्वेस्ट करेगी, 3.5 भी कर ले, मतलब कंपनी को 20 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं। कंपनी को 20 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक आइडिया दिया। जैसे मैंने ये भी आपको बताया कि जैसे हमारे पेरेंट्स थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर, पहले तो कर्जा लेकर, जो भी कर कुर के मेहनत करके एक घर बनाते हैं। घर बनाना भी बच्चों बहुत बड़ी बात है। वी शुड बी इनडेटेड टू अवर पेरेंट्स यदि हम अपने घर में रहते हो, क्योंकि बच्चों घर बनाना एक जीवन लग जाता है इंडिया में घर बनाने में। अब पेरेंट्स ने घर खरीद लिया तो पापा जिंदगी भर, मम्मा पापा मेहनत करके कर्जा चुकाएंगे, लेकिन घर नहीं बेचेंगे। ये लॉजिक यहां लगाओ। एक कंपनी, इमेजिनरी एक एग्जांपल है, 20 लाख रुपए लिए और बिल्डिंग खरीदी, उस बिल्डिंग में बिजनेस हो रहा है, तो बिल्डिंग बेचेगी तो बिजनेस कहां करेगी भाई? सड़क पे बैठ के कोई करेगी यार। अब कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने क्या किया बच्चों? एक आइडिया दे रहा हूं, आपके दिमाग में सवाल डाला, फिर उसका जवाब दे रहा हूं। हर साल 4-4 लाख रुपए का जुगाड़ करेगी, 4 + 4 + 4 + 4 + 4, 20 लाख अरेंज करेगी और डिबेंचर्स को चुकाएगी, मगर बिल्डिंग नहीं बेचेगी कंपनी, क्योंकि बिल्डिंग बिजनेस के लिए जरूरी है। ठीक है बच्चों। अब आता है इसमें, यदि कोई कंपनी, इफ अ कंपनी कैन नॉट स्पेयर 4 लाख at the end of each year, then what is minimum requirement as per law? What is minimum requirement as per law? इसमें बच्चों as per law एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। वो क्या है? एक सेक्शन है, सेबी की गाइडलाइन है। ये पीयूष भंडारी पूछ रहा है, अगर डिबेंचर का अमाउंट ज्यादा हो और कंपनी का इतना नेट प्रॉफिट जनरेट ना होता हो तो कैसे पे करेंगे? मैं जवाब दूंगा बच्चों अभी। आई शैल आंसर। देखो अभी आप, लेट मी गो अहेड, आई शैल आंसर। मिनिमम रिक्वायरमेंट बच्चों एज पर लॉ कैसे है, और यहां पर सेबी गाइडलाइन भी है। ऐसे तो बच्चों कंपनी को देने ही पड़ेंगे। सेबी गाइडलाइन है बच्चों, 25% ऑफ
फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, 25% of face value of debentures to be redeemed should be transferred at least, ये एटलीस्ट 25% है, लगाना चाहिए एटलीस्ट 25%, 25% से पहले एटलीस्ट लगा दो। 25% of face value of debenture to be redeemed should be transferred to debenture redemption reserve, debenture redemption reserve, इसको बोलते हैं DRR। 25% of the face value of debenture should be transferred to debenture redemption reserve before the starting of redemption, before the starting of redemption। अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब। यदि इस वाले एग्जाम्पल में जो मैंने बनाया है, कंपनी ने पिछले 5 साल में कोई रिजर्व नहीं बनाया, ये जो एग्जाम्पल है 20 लाख का, तो कंपनी को 20 लाख का 25% 5 लाख, कम से कम कंपनी को 20 लाख का कंपनी को 20 लाख का 25% कम से कम ट्रांसफर करना पड़ेगा डीआरआर में। कंपनी डज नॉट स्पेयर एनी अमाउंट in past 5 years, then minimum 25% of 20 lakh, minimum 25% of 20 lakh, that is 5 lakh rupees, 5 lakh to be transferred DRR, debenture redemption reserve, on 31st March 20। कब रिडेम्पशन शुरू होगा? इस एग्जाम्पल में 31 मार्च 20 को कंपनी को डीआरआर में 5 लाख रुपए ट्रांसफर करने पड़ेंगे। फिर आता है वन मोर रिक्वायरमेंट, relating to liquidity। One more requirement relating to liquidity। अब बच्चों, जो ये मैंने ऊपर समझाया, अभी मैं इसकी एंट्री करूंगा। यहां पर इसकी एक एंट्री हो जाएगी। इसकी एंट्री क्या होगी? 1 मिनट। इसकी बच्चों एंट्री हो जाएगी सरप्लस अकाउंट, और एक ही बात है, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन। बच्चों कोई भी, कोई किताब कोई नाम लिखती है, कोई किताब कोई नाम लिखती है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 5 लाख, ये कंपनी को करना पड़ेगा। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। वैसे 5-5 लाख, 4-4 लाख 5 बार चाहिए, 4 से थोड़ा कम भी हो जाए, इंटरेस्ट जोड़ के 20 हो जाए, लेकिन ये मिनिमम है। मैंने ये माना कि कंपनी ने पिछले ईयर्स में कोई डीआरआर नहीं बनाया, ये तब है। और यदि कंपनी ने 4-4 लाख हर बार बनाया तो इस एंट्री की जरूरत नहीं है। यदि कंपनी 4-4 लाख 5 बार बना लेती, पूरे 20 लाख का रिजर्व बना लेती, तो इस एंट्री की जरूरत नहीं थी। इस एंट्री की जरूरत तब पड़ेगी, प्लीज सुन लो, इफ कंपनी डज नॉट स्पेयर
any amount in past 5 years, then minimum 25% of 20 lakh, that is 5 lakh, to be transferred to DRR, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। और इसकी कोई जना पीएल को सरप्लस बोलता है, कोई स्टेटमेंट ऑफ पीएल बोलता है, कोई पीएल अप्रोप्रिएशन बोलता है, इसलिए मैंने तीनों लिख दिए। टू डीआरआर, डीआरआर क्रिएटेड as a statutory compliance, DRR created as a statutory compliance। अब बच्चों एक इसमें एंट्री और चाहिए, ये एंट्री हमें चाहिए 30 अप्रैल 19 को जी। एक एंट्री और चाहिए 30 अप्रैल 19 को। आप कहेंगे अभी तो 20 को, हाँ ठीक है, ठीक बता रहा हूं बच्चों। 30 अप्रैल 19 को 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड, दैट इज 20 लाख का 15%, 20 लाख का 15%। अभी दोबारा से बताऊंगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, अभी मेरे रूल क्लियर करने दो बच्चों। नई चीज है, थोड़ा टफ है, लेकिन मेरे को लेना ही था, क्लास में भी यही लेना था मुझे, तो मैंने ले ही लिया। देखते हैं, डिबेंचर टू बी रिसीव्ड 20 लाख का 15% इज 3 लाख, 20 लाख का 15% 3 लाख। 30 अप्रैल 19 को इसकी एंट्री होगी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 3 लाख। इसका लॉजिक क्या अभी पूरा बताऊंगा, भरोसा रखो। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, 15% of debentures to be redeemed, invested in investment। और ये जो इन्वेस्टमेंट है कब बेचे जाएंगे? जब हम डिबेंचर्स रिडीम करेंगे 31 मार्च को, तब बेचेंगे। अब देखिए, ये हमने, ये 2 रिक्वायरमेंट है। अब आ जाते हैं 31 मार्च को। अब जो देखा जाए तो बच्चों ये एंट्री पहले होगी और ये वाली एंट्री बाद में होनी चाहिए, जो ये पहले मैंने कर दी थी, ठीक है। तो इस एंट्री को, जो कि पहले 19 की एंट्री होगी, देखिए पहले तो 15 में डिबेंचर इशू होंगे, फिर बिल्डिंग खरीदेंगे, फिर हम हर साल इंटरेस्ट देंगे। अब हम 31 मार्च 20 की तो डेट बाद में आएगी, पहले 30 अप्रैल 19। अब आप कहेंगे ये डेट कहां से आई? एक बार मैं डेट्स को बता दूं। 1/4/15 को डिबेंचर इशूड, 30 अप्रैल 19 को इन्वेस्टमेंट बॉट, 15% ऑफ 20 लाख, 3 लाख के। 31 मार्च 20 को इन्वेस्टमेंट सोल्ड, क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट को, इसलिए तो थे, इन्वेस्टमेंट सोल्ड। 31 मार्च 20 को डीआरआर क्रिएटेड 5 लाख, और 31 मार्च 20 को डिबेंचर्स रिडीम्ड, और 31 मार्च 20 को डीआरआर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। 1/4/15 को बच्चों डिबेंचर इशू करेंगे, 30 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, 19 को
और इंटरेस्ट विल बी पेड ईच ईयर ऑन 31st मार्च. इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन ईच ईयर एंड ऑन 31st मार्च. इंटरेस्ट हर बार देंगे. 30 अप्रैल 19 को इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे 11 महीने पहले. मतलब इसका रूल है जब आपको डिबेंचर वापस करने हो उससे ठीक पहले जो अप्रैल हो. देखिए यदि मुझे डिबेंचर वापस करने हैं 31 मार्च 20 को तो डीआरआर तो यहां बनेगा. इससे पहले जो 30 अप्रैल है, अब 31 मार्च 20 से पहले जो 30 अप्रैल है वो 19 में आएगी. तो यहां पर 15% ऑफ फेस वैल्यू के बराबर इन्वेस्टमेंट खरीदने हैं ताकि हम ये बोले कि हमारे पास कुछ कैश है, कुछ दम है. वो कहते हैं 20 लाख वापस करने हैं यार, 15% तो इन्वेस्ट कर दे, कहीं स्पेयर कर ले और इन इन्वेस्टमेंट को हम 11 महीने बाद बेच देंगे. क्योंकि ये हमें सरकार को ये बताना है कि हम बिल्कुल खत्म नहीं है, हमारे पास कैश है. 15% तो ये रहा और बाकी हमारे पास जुगाड़ है और 31 मार्च तक 20 लाख पूरे हो जाएंगे, आप चिंता मत करो. ठीक है. अब एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो दोबारा से, पूरा क्वेश्चन दोबारा से क्या कहानी है. पहले 1 अप्रैल देखो दोबारा से. 1 अप्रैल फिर कराऊंगा इसको बच्चों, सुनो. 1 अप्रैल देखो 1 अप्रैल 15 को एंट्री समझ लो. बैंक डेबिट दोबारा से ले रहा हूं मैं, अगेन प्लीज दोबारा से लिख लो आप. बैंक टू डिबेंचर्स 20 लाख. ठीक है, मैं फिगर लैख में लिख रहा हूं, ऊपर जीरो नहीं लगा रहा हूं, लैक्स में लिख रहा हूं. 1/4/15 को बिल्डिंग डेबिट टू बैंक, ये लैक्स में लिख रहा हूं, 20 लैक्स. ये पैसा बिल्डिंग में चला गया. 31 मार्च 16 को बताने के लिए डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक. डिबेंचर इंटरेस्ट कितना था, मैं क्वेश्चन देख रहा हूं. देख रहा हूं क्वेश्चन. 9% था. 1.8 लैक्स इंटरेस्ट दिया. टीएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट 1.8 लैक्स. अरे भाई इंटरेस्ट हर साल देना है मेरे बच्चों. 1.8 कैसे आया? 20 लाख का 9%. मैं लैक्स में लिख रहा हूं फिगर, ऊपर मैंने लिख दिया फिगर इन लैक्स, ऊपर मैंने लिख दिया लैक्स में है फिगर. पहले मैंने पूरा क्वेश्चन दोबारा कर रहा हूं और बेटर तरीके से, कल दोबारा समझाऊंगा. मुझे पता है थोड़ा टफ है एकदम से, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग थोड़ा माहौल बनने में टाइम लगता है, कल फिर मेहनत करूंगा. बैंक टू डिबेंचर्स 20 लाख. 1/4/15 को बिल्डिंग टू बैंक. ये बिल्डिंग टू बैंक में इसलिए समझा रहा हूं पैसा बिल्डिंग में एग्जॉस्ट हो गया. डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक 1.80 लाख. पीएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट ट्रांसफर टू पीएल, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल. 31 मार्च 17 डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक 1.80. पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1.80. 31 मार्च 17. यही एंट्री 18 में दोबारा से 31 मार्च 18 डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक 1.80. पीएल डेबिट डिबेंचर इंटरेस्ट 1.80. एक बार 16 में दिया, एक बार 17 में, एक बार 18 में. 31 मार्च 19 डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक
1.80। अरे भाई डिबेंचर का इंटरेस्ट हर साल देना है। पीएल डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट 1.80, 4 बार दे दिया, अभी एक बार और देना है। अब अलर्ट, 30 अप्रैल 19 को 11 महीने पहले, जो 31 मार्च 20 से पहले जो भी 30 अप्रैल आए, 31 मार्च 20 से पहले जो भी 30 अप्रैल हो, तो यही वाली पड़ेगी। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, 20 लाख का 15%, 3 लाख इन्वेस्ट कर दो। ये कंप्लायंस है। सरकार को बताना हमारे पास दम है, पैसा है, लौटा सकते हैं हम। सरकार ने रूल बना रखा है, ये करो, कर दिया। अब आ जाओ 31 मार्च 20 को, ध्यान से अलर्ट, ये लास्ट डे है, बस यही कहानी खत्म होनी है। अब पीएल एप्रो या सरप्लस, जो भी नाम लिखो, डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डीआरआर बोल देते हैं इसको शॉर्ट में, 5 लाख। ये कैसे आया? 20 लाख का 25%, क्योंकि हमने डीआरआर नहीं बनाया तो 20 लाख का 25% एक ही झटके में इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट नहीं किया, डीआरआर बना दिया, बन गया। दोनों रूल पूरे हो गए। क्या 15% इन्वेस्टमेंट खरीदे? यस या नो? यस। क्या 25% पैसा डीआरआर में डाला? यस। दोनों काम हो गए। बस बच्चों आप डिबेंचर्स वापिस कर दो। 9% डिबेंचर्स डेबिट टू बैंक, 20 लाख वापिस कर दो। इंटरेस्ट भी देना है अभी, ये वापिस कर दिया। डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक 1.8, ये भी तो देना है यार। और डिबेंचर्स डेबिट टू बैंक वापिस कर दिया, क्योंकि हमने रूल फॉलो कर लिया था। डिबेंचर्स डेबिट टू बैंक 20 लाख वापिस कर दिया। डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक इंटरेस्ट दे दिया। पीएल डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट 1.8, 5वीं बार पीएल में डाल दिया। और अब जब डिबेंचर्स लौटा दिए तो जो हमारा डीआरआर है, क्या हमने इन्वेस्टमेंट बेचे थे? ये भी देख लो जरा यार। हाँ, इन्वेस्टमेंट भी बेचने हैं। ओहो, एक मिनट बच्चों, बहुत सारी एंट्रीज है ना यहाँ। इन्वेस्टमेंट भी बेच दो, एक एंट्री और कर दो, क्योंकि बच्चों इन्वेस्टमेंट भी बेचने हैं। इन्वेस्टमेंट बेच रहा हूं मैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, वो जो इन्वेस्टमेंट थे हमने बेच दिए, वो जो इन्वेस्टमेंट थे हमने बेच दिए। और अब डीआरआर डेबिट टू जनरल रिजर्व, ये भी एक रूल होता है। डिबेंचर के लौटाने के बाद डीआरआर को जनरल रिजर्व में डाल दो 5 लाख। फिर से देख लो 31 मार्च की एंट्री। 31 मार्च 20 में बहुत सारी एंट्री है। मैंने कहा ना इसी दिन सब काम समाप्त होना है। पहली एंट्री पीएल अप्रो या सरप्लस डेबिट टू डीआरआर, डीआरआर बना दिया, ठीक है। दूसरी एंट्री बच्चों मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए, बेटर है कि ये वाली एंट्री हो दूसरे नंबर पे, बैंक टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट, ये बेटर है। इसको मैं थोड़ा पहले कर देता हूं। सर डेट सेम है, ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिकली ये एंट्री डिबेंचर के लौटाने से पहले होनी चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा पहले ले रहा हूं। ये देखिए मैंने डीआरआर बनाया, बस एंट्री आएगी, डेट सेम है। डीआरआर बनाने के बाद इन्वेस्टमेंट बेचे जाएंगे। ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। सर 11 महीने पहले खरीदना है और 11 महीने बाद बेचना है। सर रूल इज रूल, गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट।
3 लाख के डिवेंचर्स इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। 31 ये खरीदे थे, अगर जो आपको याद हो, ये हमने खरीदे थे बच्चों यहां पर 30 अप्रैल को, ये देखो 30 अप्रैल को खरीदे थे ये। उसमें लिखा हुआ है जिस दिन डिबेंचर्स वापस करने हो उससे पहले की जो भी 30 अप्रैल हो वहां पर ये खरीदने हैं। 15% ऑफ 20 लाख इक्वल टू 3 लाख, ये हमने खरीदे, बॉट। और 31 मार्च 20 को डीआरआर बनाया और ये इन्वेस्टमेंट बेच दिए। फिर डिबेंचर्स लौटा दिए 20 लाख के और इंटरेस्ट दे दिया 1.8 का। पीएल में इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया और डीआरआर को कहां डाल दिया? जनरल रिजर्व में। आज बच्चों कुछ कमी रह गई होगी, कल फिर इसको समझाऊंगा, कल मैं इसी टाइम क्लास लूंगा, कल फिर समझाऊंगा। आज की क्लास खत्म करता हूं, क्लासेस होती रहेंगी, अभी मैं ले रहा हूं, आप लोग बने रहिए साथ, मैं भी वॉच कर रहा हूं, देखते हैं क्या स्थिति बनती है, कल फिर क्लास लूंगा।